क्या होगा अगर ये पता चले कि इंसान की पहचान, उसका स्वभाव और उसका पूरा व्यवहार बदलने के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है? हम्म अक्सर लोग यही सोचते हैं कि कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट चाहिए होता है। बिल्कुल, मतलब लोगों को लगता है कि जीवन को पूरी तरह से उलट-पुलट देना पड़ेगा। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर ये सारा बदलाव महज 25-30 मिनट की एक दिनचर्या से आ सकता है। वो भी एक ऐसी दिनचर्या जो पूरे एक हफ्ते तक बिल्कुल एक जैसी रहती है। सुनने में तो ये बहुत ही आम बात लग सकती है। हाँ, पर आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे ही सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। मतलब ये इंसान के दिमाग को हैक करने का एक अचूक तरीका है। हम बात कर रहे हैं 7 डे शक्ति इमर्शन सिस्टम की। 7 डे शक्ति इमर्जन सिस्टम, हाँ, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। ये एक ऐसा ढांचा है जो लगातार 12 हफ्तों तक चलता है और हर हफ्ते एक नई शक्ति, मतलब एक नई मानसिक आदत पर काम करता है। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये दिमाग के लिए एक मेंटल जिम वर्कआउट की तरह है। मेंटल जिम, ये एनालॉजी काफी सटीक है ना? मतलब जैसे जिम में डंबल, ट्रेडमिल, मशीनें सब वही रहती हैं, कसरत का तरीका भी वही रहता है, बस हर हफ्ते शरीर की एक अलग मांसपेशी को ट्रेन किया जाता है। ठीक उसी तरह इस सिस्टम में 7 दिन का जो ढांचा है वो पूरी तरह से स्थिर रहता है। पर इसके परिणाम स्वरूप इंसान की पूरी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग बदल जाती है। हाँ, और अगर इस मेंटल जिम वाले उदाहरण को हम थोड़ा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सिस्टम असल में न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बहुत ही व्यावहारिक उपयोग है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग की वायरिंग बदलने वाली बात। बिल्कुल, न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग के अपने सर्किट को दोबारा जोड़ने की क्षमता। पता है, अक्सर जब लोग अपनी आदतें या अपनी पहचान बदलने की कोशिश करते हैं तो वे क्या करते हैं? वे जानकारी के एक बहुत बड़े समंदर में गोते लगाने लगते हैं। हाँ, रोज नई किताबें पढ़ना, नए वीडियोस देखना। एग्जैक्टली, रोज नए मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनेंगे और उसका नतीजा क्या होता है? दिमाग नई जानकारी को प्रोसेस करने में ही थक जाता है और असल बदलाव जो एक्शन से आता है वो कभी हो ही नहीं पाता। सही बात है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, काम कुछ नहीं होता। हाँ, तो ये जो 7 डे शक्ति इमर्शन सिस्टम है ना, ये इस पूरी जटिलता को ही खत्म कर देता है। ये 12 हफ्तों का एक सफर है। पहले हफ्ते में अनुशासन यानी डिसिप्लिन जैसी बुनियादी शक्ति पर काम होता है। फिर दूसरे हफ्ते में लक्ष्य निर्धारण पर, तीसरे में प्रेरणा यानी मोटिवेशन पर, और ऐसे ही करते करते 12वें हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते फोकस जैसी गहरी शक्तियों को आत्मसात किया जाता है। मतलब ढांचा नहीं बदलता, केवल ध्यान का केंद्र बदलता है। ये जो मुख्य इंजन है ना, वो कोई जादुई मंत्र नहीं है। मैंने जब इसके मूल दर्शन को पढ़ा तो मुझे ये बहुत ही स्पष्ट न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग लगी। इसका एक फिक्स्ड लूप है। हाँ, ये महज 5 साधारण शब्दों का एक चक्र है। देखना, सोचना, बोलना, करना और महसूस करना। मतलब वॉच, थिंक, स्पीक, डू, फील। और यही वो चक्र है जो इंसान को हर दिन दोहराना होता है। और ये चक्र बिना नियमों के नहीं चलता। एग्जैक्टली। कोई भी चक्कर बिना नियमों के टूट सकता है। तो इस सिस्टम की इमारत 4 बहुत ही सख्त नियमों पर टिकी है। पहला नियम है रोज बोलना, क्योंकि इंसान की अपनी आवाज ही उसकी आंतरिक प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा टूल है। बिल्कुल, सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल है। हाँ, और दूसरा नियम है रोज एक काम करना। ये पूरी तरह से नॉन नेगोशिएबल है, मतलब बिना एक्शन के कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। और चौथा नियम भावनाओं को महसूस करने पर जोर देता है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि बिना इमोशन के कोई भी नई मेमोरी दिमाग में फिक्स नहीं होती। मेमोरी और इमोशन का गहरा नाता है। सही कहा, लेकिन मुझे इस सिस्टम के तीसरे नियम पर थोड़ी शंका है। तीसरा नियम? आप उस सामग्री को बार बार दोहराने वाले नियम की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वही। ये नियम कहता है कि पूरे 7 दिन तक एक ही ऑडियो या एक ही वीडियो को रोजाना सुनना और देखना है। मतलब आज के इस डिजिटल दौर को देखिए। हाँ, जहाँ अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। बिल्कुल, इंसानी दिमाग को हर 10 सेकंड में एक नया रील, एक नया शॉट देखने की लत लग चुकी है। ऐसे में रोजाना एक ही 5 मिनट का वीडियो देखना, क्या ये भयंकर उबाऊ नहीं है? मतलब लोग तो बोरियत के नाम से ही भाग खड़े होते हैं। मुझे तो लगा कि ये सिस्टम शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। अरे, ये बोरियत का डर ही तो वो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है जिसे ये सिस्टम तोड़ना चाहता है। अच्छा, कैसे? देखिए, यहाँ हमें मनोरंजन और कंडीशनिंग यानी एंटरटेनमेंट और कंडीशनिंग के बीच के गहरे अंतर को समझना होगा। जब कोई नया वीडियो देखता है तो उसका दिमाग
एक कंज्यूमर मोड में होता है। उसे बस नयापन चाहिए होता है। हाँ, उसे हर पल डोपामीन का एक नया हिट मिलता है। ऐसे में दिमाग सिर्फ जानकारी इकट्ठी कर रहा होता है, उसे लागू नहीं कर रहा होता। लेकिन जब वही वीडियो दूसरी, तीसरी या चौथी बार सामने आता है तो डोपामीन का वो फ्लो रुक जाता है। क्योंकि दिमाग को पहले से पता होता है कि आगे क्या बोला जाने वाला है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब दिमाग नएपन की तलाश छोड़ देता है। सटीक रूप से। और जब दिमाग नएपन की तलाश छोड़ता है, केवल तभी वो उस जानकारी को प्रोसेसिंग से निकालकर एग्जीक्यूशन यानी अमल में लाने वाले हिस्से की तरफ धकेलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। हाँ, जब इंसान को बोरियत महसूस होने लगे तो ये असल में इस बात का संकेत है कि अब वो जानकारी उसके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की गहरी परतों में उतरने के लिए तैयार है। दोहराव से ही न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन, जिन्हें हम सिनेप्स कहते हैं, वो मजबूत होते हैं। अगर नया कंटेंट रोज दिया जाए तो वो सिर्फ एक मानसिक व्याकुलता बनकर रह जाएगा। इसलिए ये जो उबाऊपन है, ये कोई खामी नहीं है, ये तो वो भट्टी है जिसमें पुरानी आदतें पिघलती हैं। यार, ये नजरिया तो पूरे खेल को ही बदल देता है। मतलब मनोरंजन बनाम कंडीशनिंग। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए 7 दिन के सफर के पहले चरण में प्रवेश करते हैं। हाँ, जो कि दिन 1 और दिन 2 है। बिल्कुल। इस पहले चरण को हम दी अवेकनिंग फेज या जागरूकता का चरण कह सकते हैं। कोई भी बड़ा बदलाव बाहरी दुनिया में दिखने से पहले इंसान की अपनी मानसिक स्पष्टता में शुरू होता है। सही बात है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और दिन 1 इसी स्पष्टता को स्थापित करता है। इसमें महज 5 से 7 मिनट का एक वीडियो देखा जाता है, उसमें से 3 सबसे अहम सीख लिखी जाती हैं। और फिर एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक ट्रिगर का इस्तेमाल होता है। जोर से 5 बार बोलना, मतलब बोलना होता है कि मैं अमुक शक्ति विकसित कर रहा हूं, और इसके तुरंत बाद 3 मिनट का विजुअलाइजेशन करना होता है। ये जोर से बोलने वाला पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, और इसके पीछे ठोस विज्ञान है। इस दिन 1 की प्रक्रिया में जो जोर से बोलना और विजुअलाइज करना है, वो सीधे तौर पर हमारे दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS को प्रोग्राम करता है। RAS ये क्या काम करता है? ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो ये तय करता है कि किस जानकारी पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। मतलब जब कोई अपनी ही आवाज में किसी नई पहचान का दावा करता है तो दिमाग उसे सच मान लेता है। हाँ, हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स उस आवाज को पकड़ता है और दिमाग को ये सिग्नल भेजता है कि ये एक सत्य है जिस पर हमें काम करना है। और जो 3 मिनट का विजुअलाइजेशन है ना, वो न्यूरोलॉजी के हिसाब से एक मेंटल रिहर्सल है। पता है, दिमाग असली रूप में किए गए काम और बहुत ही गहराई से की गई कल्पना के बीच का अंतर नहीं समझ पाता। सच में? मतलब दिमाग के लिए दोनों एक बराबर हैं? बिल्कुल, दोनों ही स्थितियों में समान न्यूरल सर्किट सक्रिय होते हैं। ये तो हुई मानसिक नींव रखने की बात। लेकिन फिर आता है दिन 2, और सच कहूं तो मुझे इस पूरे पहले चरण का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा यही लगा। दिन 2, जिसे अवेयरनेस का दिन कहा गया है। हाँ, यहाँ इंसान को वो तय ऑडियो फिर से सुनना होता है और खुद का एकदम निर्मम विश्लेषण करना होता है। ये सोचना होता है कि कल जो शक्ति मैंने सीखी थी उसका आज मैंने कहाँ उपयोग किया और कहाँ उपयोग नहीं किया। और यहीं पर इस सिस्टम में एक बहुत ही पावरफुल बात लिखी गई है, कमी को महसूस करना या फील द गैप। फील द गैप, हाँ, ये मनोविज्ञान की दुनिया में बदलाव लाने का सबसे असरदार हथियार है। इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं। जब मैं ये सब पढ़ रहा था ना, तो मुझे कार के जीपीएस की याद आ गई। जीपीएस? वो कैसे? देखिए, जब कोई गाड़ी चला रहा होता है और गलती से किसी गलत रास्ते पे मुड़ जाता है, तो जीपीएस तुरंत लाल रंग से दिखा देता है कि वो अपनी मंजिल से कितना भटक गया है। हाँ, बिल्कुल, रीराउटिंग शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। जब तक वो भटका हो, वो दूरी या वो गैप महसूस नहीं होगा, तब तक कोई स्टीयरिंग घुमाकर रास्ता ठीक क्यों करेगा? ये जिंदगी तो बिल्कुल उसी जीपीएस की तरह है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये गैप महसूस करना इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि गलती हो गई? महज जान लेना कभी काफी नहीं होता, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना, वो खुद को सही ठहराने में बहुत माहिर होता है। हाँ, हम खुद को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। मानसिक चुभन या दर्द पैदा होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का ये दर्द इंसान को बेचैन कर देता है। अच्छा। और दिमाग इस बेचैनी को खत्म करना चाहता है। इसे खत्म करने के केवल 2 ही तरीके हैं, या तो अपने लक्ष्य को छोड़ दो या फिर अपने व्यवहार को बदल लो। तो ये दिन 2 आपको उस बेचैनी में डाल देता है। बिल्कुल। दिन 2 की ये प्रक्रिया
इंसान को उस बेचैनी के बीच लाकर खड़ा कर देती है जहां से बदलाव की असली भूख पैदा होती है। लेकिन एक समस्या है, अगर इंसान सिर्फ इस बेचैनी या गैप को महसूस करता रहे और कोई एक्शन ना ले, तो ये जागरूकता बहुत जल्दी गिल्ट या अपराध बोध में बदल सकती है। हाँ, गिल्ट ट्रैप में फंसने का डर रहता है ना? कोई भी सिर्फ अपनी कमियों को देखकर लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह सकता। और मुझे लगता है कि यहीं से ये सिस्टम अपने दूसरे चरण में प्रवेश करता है, द फ्रिक्शन एंड एक्शन फेज, यानी सुधार और असली कार्रवाई का चरण। हाँ, जो दिन 3 और दिन 4 को कवर करता है। ये एक बहुत ही अहम पड़ाव है। दिन 3 पूरी तरह से सचेत रूप से सुधार यानी करेक्शन की योजना बनाने के बारे में है। यहाँ व्यक्ति अपने नोट्स दोबारा देखता है और किसी एक ऐसी स्पष्ट गलती को कागज पर लिखता है जो उसने पिछले दिनों में की है। इसके बाद वो सिर्फ सोचता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट एक्शन तय करता है कि अगली बार जब वैसी ही स्थिति आएगी तो वो क्या करेगा। मतलब वो खुद को पहले से तैयार कर रहा है। हाँ, और फिर से वो अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हुए घोषणा करता है कि आज मैं इस स्थिति में इस शक्ति के साथ काम करूंगा। ये तो एक तरह से युद्ध के मैदान में जाने से पहले की गई रणनीति की तैयारी है। इंसान अपने दिमाग को भविष्य की किसी सिचुएशन के लिए पहले से ही प्राइम कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन पता है जो चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी वो है दिन 4 की टाइमिंग। दिन 4 को एक्शन का दिन कहा गया है। यहाँ निर्देश ये है कि एक 3 से 5 मिनट का रिमाइंडर वीडियो देखना है और उसके तुरंत बाद कोई एक असली एक्शन लेना है। और एक्शन के तुरंत बाद जोर से बोलना है, आई डिड इट, आई एम बिकमिंग दिस शक्ति। मेरा सवाल यह है कि क्या एक छोटे से 3 मिनट की वीडियो के तुरंत बाद असल जिंदगी का कोई बड़ा एक्शन लेना जल्दबाजी नहीं है? बदलाव इतना इंस्टेंट कैसे हो सकता है? अगर आप दिन 4 को बाकी सिस्टम से अलग करके देखेंगे ना, तो ये वाकई जल्दबाजी लगेगा। हाँ। लेकिन न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही सोची समझी टाइमिंग है। अच्छा, कैसे? क्योंकि दिन 3 पर जो योजना बनी थी, उसने दिमाग में एक्शन का पूरा नक्शा पहले ही तैयार कर दिया था। सारा बारूद दिन 3 पर ही इकट्ठा हो चुका था। ओह, मतलब तैयारी पहले ही हो चुकी थी। हाँ। दिन 4 का वो 3 मिनट का वीडियो तो सिर्फ एक चिंगारी है। जी। जब कोई व्यक्ति उस चिंगारी के मिलते ही बिना सोचे तुरंत एक्शन लेता है, तो वो मनोवैज्ञानिक घर्षण या टाल मटोल की उस समय को खत्म कर देता है जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं। मतलब वो दिमाग को बहाने बनाने का मौका ही नहीं दे रहा है। ठीक कहा आपने, दिमाग को ओवरथिंक करने का टाइम ही नहीं मिलता। और पता है, जब एक्शन पूरा होने के तुरंत बाद व्यक्ति जोर से बोलता है आई डिड इट, तो दिमाग में डोपामीन का एक भारी स्राव होता है। रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल। ये डोपामीन सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि ये दिमाग को बताता है कि ये व्यवहार सुरक्षित है, इसे करने से हमें जीत का एहसास हुआ है, इसे हमें भविष्य में भी दोहराना है। इसी को तो बिहेवियर वायरिंग कहते हैं। एग्जैक्टली। योजना बनाना, तुरंत एक्शन लेना और फिर मौखिक रूप से जीत की पुष्टि करना, ये चक्र किसी भी नई आदत को तेजी से पक्का करने का सबसे प्रामाणिक तरीका है। यह वाकई एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। लेकिन देखिए, कोई भी काम एक बार करने से इंसान की पहचान नहीं बन जाता है। सही बात है। मतलब एक दिन फोकस कर लेने से कोई फोकस इंसान तो नहीं कहलाता ना। उस बदलाव को चरित्र का हिस्सा बनाना पड़ता है। और मुझे लगता है कि यहीं से शुरू होता है इस सिस्टम का तीसरा और अंतिम चरण, द सॉलिडिफिकेशन फेज, यानी बदलाव को स्थायी बनाने का चरण, जो दिन 5, 6 और 7 को समेटता है। दिन 5 पर फिर से सामग्री का दोहराव होता है, फिर से एक्शन लिया जाता है, लेकिन इस बार 5 मिनट के बहुत गहरे विजुअलाइजेशन और भावनाओं पर जोर दिया जाता है। दिन 5 का मुख्य उद्देश्य न्यूरल नेटवर्क की गहराई को बढ़ाना है। मतलब जो रास्ता दिन 4 पर पहली बार बना था, दिन 5 की भावनाएं उस रास्ते को एक पक्की सड़क में बदल देती हैं। लेकिन जो दिन 6 है ना, वो इस पूरे सिस्टम का सबसे अनोखा हिस्सा है। बिल्कुल। दिन 6 की प्रक्रिया पढ़ते हुए मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। इसे टेस्टिंग या मूल्यांकन का दिन कहा गया है। हाँ। यहाँ व्यक्ति को किसी कागज पर अपना टेस्ट नहीं देना है, बल्कि अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना है और खुद को ये समझाते हुए रिकॉर्ड करना है कि उसने इस हफ्ते क्या सीखा और उसे कैसे लागू किया। उसके बाद अपना ही वीडियो देखकर खुद को 1 से 10 के बीच एक स्कोर देना है। यार, ये मुझे किसी कॉलेज के ओरल एग्जाम या वाइवा जैसा लगा। मतलब जब किसी को अपने ही कैमरे के सामने बैठकर खुद को कुछ समझाना पड़ता है ना, तो उसे तुरंत अपनी समझ की असलियत पता चल जाती है। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया के पीछे शिक्षा जगत का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत काम कर रहा है। कौन सा? इसे फाइनमैन तकनीक कहा जाता है। यह तकनीक कहती है कि अगर कोई किसी जटिल कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल भाषा में नहीं समझा सकता,
तो इसका मतलब है कि वो खुद उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है। अरे हाँ, रिचर्ड फाइनमैन वाली तकनीक। हाँ, जब व्यक्ति कैमरे पर खुद को समझाता है तो उसके दिमाग को जानकारी को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए भारी संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड उठाना पड़ता है। इससे सीखी गई बात की जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। और इसके अलावा अपना ही चेहरा कैमरा पर देखकर बात करना एक बहुत ही वल्नरेबल स्थिति होती है। हाँ, वहां आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली। जो स्कोर वो खुद को देता है वो किसी बाहरी दबाव का नतीजा नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से उसकी अपनी ओनरशिप या जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। और अब हम इस 7 दिवसीय चक्र के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आते हैं, यानी दिन 7। इसे इंटीग्रेशन या एकीकरण का दिन कहा गया है। ये वो दिन है जहां पूरे हफ्ते का संघर्ष एक नई पहचान का रूप ले लेता है। ये क्लोजिंग फेज है। हाँ, यहाँ निर्देश बहुत साफ हैं। अपनी सबसे बड़ी सीख को लिखना, अपने भविष्य के उस रूप की कल्पना करना जो इस शक्ति को पूरी तरह जी रहा है, और फिर अपनी नई पहचान का अंतिम वाक्य जोर से बोलना, मैं एक ऐसा इंसान हूं। और अंत में ग्रैटिट्यूड फील करना। हाँ, बहुत गहराई से कृतज्ञता महसूस करना। न्यूरोसाइंस के नजरिए से ये दिन 7 और खास तौर पे ये जो कृतज्ञता का भाव है, ये इस पूरे चक्र का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब इंसान लगातार 6 दिनों तक किसी चीज को सीखने, सुधारने और लागू करने के लिए संघर्ष करता है, तो उसका नर्वस सिस्टम एक तनाव की स्थिति में रहता है। भले ही वो तनाव पॉजिटिव हो। हाँ, एक सकारात्मक तनाव, लेकिन फिर भी तनाव। कृतज्ञता की भावना दिमाग में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ये दिमाग को संकेत देती है कि संघर्ष का यह दौर अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अगर इसे मैं कंप्यूटर की भाषा में समझाऊं तो दिन 7 की ये कृतज्ञता इस पूरे 7 दिवसीय लूप का असली सेव बटन है। सेव बटन बहुत सही एनालॉजी है ना? मतलब अगर कोई 6 दिन तक खूब मेहनत करे, लेकिन दिन 7 पर रुककर इस अचीवमेंट को एब्जॉर्ब ना करे, कृतज्ञता महसूस ना करे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कंप्यूटर पर घंटों काम किया और अंत में फाइल सेव किए बिना ही सिस्टम बंद कर दिया। अरे बाप रे, तब तो सारा डेटा उड़ जाएगा। वही तो। अगली बार जब नया हफ्ता और नई शक्ति शुरू होगी तो पिछली सारी मेहनत और न्यूरल कनेक्शन धुंधले पड़ सकते हैं। ये एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। कृतज्ञता उस नई न्यूरल वायरिंग को दिमाग की हार्ड ड्राइव में पक्के तौर पर इंस्टॉल कर देती है। यही कारण है कि ये सिस्टम बिना किसी बड़े शोर शराबे के चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो अगर हम इस पूरी 12 हफ्ते की प्रणाली को पीछे मुड़कर देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि ये कोई मोटिवेशनल कोर्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान के व्यवहार को इंजीनियरिंग के स्तर पर बदलने का एक पूरा ढांचा है। दिन 1 और 2 की मानसिक स्पष्टता और जीपीएस वाला गैप, फिर दिन 3 और 4 की सटीक योजना और तुरंत एक्शन से पैदा हुआ डोपामीन लूप, और अंत में दिन 5, 6 और 7 की भावनाएं, फाइनमैन तकनीक वाला टेस्ट और कृतज्ञता का सेव बटन। रोजाना केवल 25 से 30 मिनट का इन्वेस्टमेंट और 12 हफ्तों में अनुशासन से लेकर फोकस तक की पूरी यात्रा। हाँ, ये पूरी व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि जीवन में स्थायी बदलाव सादगी और निरंतरता से आता है, न कि जटिलताओं से। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। हम हमेशा सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ी और नई चीज करनी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि एक ही सही चीज को बार बार एक साइंटिफिक तरीके से दोहराना ही इंसान के विकास का सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को विराम दें, एक बात शेयर करना चाहूंगा। जी बताइए। इस पूरे सिस्टम का गहराई से अध्ययन करने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार आया। ये सिस्टम हमें ये साबित करता है कि किसी एक विचार को बार बार देखने, सोचने, बोलने, करने और महसूस करने से एक नई और सशक्त पहचान बनाई जा सकती है। तो इस विचार में चौंकाने वाला क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि इस तंत्र के नियम तो हर जगह लागू होते हैं ना। हाँ, दिमाग तो वैसे ही काम करता है। तो जरा सोचिए, इंसान का जो मौजूदा स्वभाव है, मतलब अगर कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, या कोई हमेशा नेगेटिव सोचता है, या किसी में कॉन्फिडेंस की भारी कमी है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उसने अनजाने में ही सालों से इसी 7 दिवसीय लूप का इस्तेमाल अपने खिलाफ किया हो? ओह, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है ना? लगातार कुछ नकारात्मक सोचना, दोस्तों के साथ उसी नेगेटिविटी पर रोज चर्चा करना, यानी जोर से बोलना, फिर वैसा ही व्यवहार करना और अंत में उस निराशा को गहराई से महसूस करना। क्या ये संभव नहीं कि समाज में ज्यादातर लोगों ने अनजाने में ही इस अचूक सिस्टम का उपयोग करके अपनी नकारात्मक आदतों को ही मास्टर कर लिया हो? ये एक बहुत ही गहरा और डराने वाला सच है। न्यूरोलॉजी के नियम ये नहीं देखते कि आदत अच्छी है या बुरी,
वे बस उस चीज को पक्का कर देते हैं जिसे बार बार दोहराया जाता है। बिल्कुल। तो अंतिम सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए वो ये है, अगर अनजाने में की गई इस मानसिक प्रोग्रामिंग ने हमें आज ऐसा बना दिया है, तो क्या हम जानबूझकर इसी 7 डे शक्ति इमर्जन सिस्टम का इस्तेमाल करके उसी मानसिक जिम में वापस जाकर अपनी पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं? क्या हम उसी फोकस और उसी अनुशासन के तंत्र का उपयोग करके अपनी पॉजिटिव मांसपेशियों को फिर से एक नई पहचान दे सकते हैं? ये वाकई एक बहुत ही शानदार विचार है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिसे सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, बल्कि इस पर अमल करना चाहिए। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। और इसी के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।